जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाउंट परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। तो हमारा जो आज के टारगेट है बेसिकली क्लास 8 का जो मैथ का एग्जाम होने वाला है ना 16 मार्च को, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI MCQ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ये हमारा सेट नंबर 4 है। बेसिकली इससे पहले मैंने आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 करा दिया था। मैंने आपके लिए बोला था कि बहुत सारा सेट करवा के लाऊंगा जिनको कर कर आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा खासा नंबर आपके पास आ जाएगा। तो इसीलिए भाई साहब ये हमारा सेट 4 नंबर का वीडियो। अभी तक हम लोगों ने और 3 वीडियो ले लिया है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 का, मैथमेटिक्स का, और उसी प्रकार से साइंस का भी मैंने 5-6 सेट करवा दिया है। आपका SST का चल ही रहा है, आपका हिंदी का, इंग्लिश का चल रहा है, यानी कि प्रीतम अकादमी आपको फुल पैकेज दे रही है। साथ ही साथ आपको ये सारा 8 क्लास का वीडियो को ढूंढने में, मैथ का, हिंदी का, साइंस का, इंग्लिश का ढूंढने में कठिनाई ना हो, उसके लिए एक अलग से 8 क्लास का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। कुछ नाम उसका है क्लास सेट मॉडल पेपर VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी प्रकार कुछ नाम है, ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है। तो भाई साहब उस प्लेलिस्ट में हम लोगों ने जितने भी हम लोग वीडियो डाल रहे हैं अभी 8 क्लास से रिलेटेड, सभी को वहीं डाल रहे हैं ताकि आप लोग को एक ही जगह में इकट्ठा सारा वीडियो मिल जाए। और साथ ही साथ और आसान करने के लिए हम लोग उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। आप लोग डायरेक्टली वहाँ से इस प्लेलिस्ट का लाभ उठा सकते हो, या फिर डायरेक्टली वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सारा वीडियो को देख सकते हो। अब भाई साहब इतना कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आपके लिए कुछ फर्ज बनता है ना। क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ बेल का आइकॉन ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा ताकि जैसे हम लोग वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुँच पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिख कर लाया हुआ है, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे -8/7, -8/7 इंटू का 21/12, ये बराबर है आपके पास 21/12 गुणा का, यहाँ पे एक रिक्त स्थान या खाली घर है। तो इस रिक्त स्थान में क्या होगा आपको बताना है, यानी कि इस खाली घर का आपको वैल्यू बताना है। तो भाई साहब मैं एक काम करता हूँ, इस खाली घर को मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? इस खाली घर को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, इस खाली घर को मैं x मान लेता हूँ। x मानने का रीज़न ये है कि अच्छा लगता है हमें x मानना, हाँ ठीक है ना। तो ये हम लोग इसको x मान लेते हैं। अभी इस x के वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो भाई साहब सबसे पहले हम लोग इसको काटा पीटा थोड़ा कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये 7 का पढ़ा कट जाएगा, 7 के साथ 7 ये 21 हो गया। यहाँ पे मैं 3 को थोड़ा नीचे करके लिख लेता हूँ, ठीक है, 7 ये 21 हो गया। अच्छा ये 4 का टेबल में कट जाएगा, 4 का टेबल में कितना हो जाएगा आपके पास? 4 दूना 8, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि देख लो यहाँ पे 8 जो है वो माइनस में, तो यहाँ पे माइनस लिखना भूलिएगा नहीं, -2 हो गया। और ये 4 3 12, तो ये 3 वापस चला गया। तो आपके पास इधर सिर्फ क्या बचकर आ गया? सिर्फ -2 बचा हुआ। और आपके पास इधर क्या है? आपके पास 21/12 इंटू का आपके पास x बचा हुआ है। अब x का वैल्यू नहीं निकाल सकते आप लोग, आराम से निकाल सकते हो। देख सकते हो ये x के साथ ये जो आपके पास 21/12 ये क्या है? गुणा में है, तो इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी कि -2 भागा में आपके पास हो जाएगा 21/12, और ये आपके पास x है। अब आपको सबको पता है, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, कि यहाँ पे जब आपके पास ये मेन बटा है, मेन बटा के नीचे में आपके पास 21/12 है, तो इसको जैसे ऊपर लग जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा और ये बदल जाएगा, यानी कि 12/21 हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं करने वाला यहाँ पे, आपके पास -2 = ये 21/12 है, तब ये बदल जाएगा, ऊपर में गुणा में हो गया, क्या हो जाएगा? 12/21 हो जाएगा बराबर में x। आप सिंपली देख सकते हो, जैसे आप लोग 2 को 12 के साथ गुना करोगे तो हो जाएगा 24, लेकिन देख लो यहाँ -2 तो कितना हो जाएगा? -24 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए -24 और नीचे में आपके पास 21 ही, तो ये x के वैल्यू निकल कर आ गया। बोलोगे सर ये तो अभी तक आंसर में दिख नहीं रहा है। आपको आंसर में ये भी दिख सकता है, वरना देख लो ये 3 का पढ़ा में अभी कटेगा, 3 8 24 लिख लो, देखो यहाँ -24 है तो यहाँ पे माइनस देना मत भूलिएगा, -8, और यहाँ हो जाएगा 3 7 21, यानी कि फाइनली जो x का वैल्यू निकल कर आ गया वो -8/7 निकल कर आया। तो ये आपको ऑप्शन में सूझ रहा होगा, या फिर बोलो दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को क्रैक करना है और बनाना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है 11 का वर्ग क्या होगा? सबको पता है 121 होगा, 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, वरना नहीं पता है तो 11 गुना 11 करके देख लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा अगर घन पूछता तो 3 बार गुना करना पड़ता आपको, 11 गुना 11 गुना 11, ठीक है। तो वो आप लोग को सबको पता ही होगा, बेसिक कैलकुलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है लिखा हुआ है यहाँ पे 8/27, 8/27 का क्या ज्ञात करना है? घनमूल, वर्गमूल नहीं घनमूल, यानी कि आपके पास होल रूट का क्यों ज्ञात करना है आपको। तो जाहिर सी बात है भाई साहब, 8 का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 बार में जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4। अच्छा नीचे 27 है ना, तो 27 को भी कर लेते हैं। 27 ये 3 से चला जाएगा, हो जाएगा 3 9 27, फिर हो जाएगा 3 3 9। तो मैं क्या 8 को ऐसा लिख सकता हूँ? ये 2 गुणा 2 गुणा 2 एकदम लिखा जा सकता है, बटे में 27 को मैं
3 बार 3 लिख सकता हूँ? जी हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 बार 3 को गुना करने पर ही आपके पास 27 बनता है। और भूलिएगा नहीं, ये होल का अभी भी रूट क्यूब है आपके पास, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्यूब रूट निकालने को बोला हुआ है। अच्छा, जिस प्रकार से आप लोग वर्ग निकालते थे, वर्गमूल निकालते थे, तो रूट के बाहर निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग? 2-2 का जोड़ा लगाते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग घनमूल बनाते हैं, 3-3 का जोड़ा लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो 2 है वो 3 गो है, तो यानी कि 3-3 का एगो जोड़ा लग रहा है 2 का। तो जब भी 3-3 का एक जोड़ा लग जाए तो वो एक संख्या बाहर निकल कर आ जाता है, यानी कि यहाँ से एगो 2 बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से देख लो 3-3 का 3 जो है वो 3-3 करके यहाँ पे जोड़ा लगा हुआ है, यानी कि एगो 3 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे 3-3 अगर मान लो गुणा में नीचे में और 3 गो 3 रहता, मान लो नीचे में मतलब यहाँ पे मान लो और 3 गो 3 रहता, यहाँ पे मान लो कि और 3 गो 3 इस प्रकार से रहता, तब क्या होता है देख सकते हो? 3-3 का जो जोड़ा लग रहा है वो एगो लग रहा है, 2 गो जोड़ा लग रहा है, यानी कि 3 जो है वो 3-3 करके 2 बार जोड़ा लग रहा है, तो आपके पास 2 गो 3 निकालना पड़ता, ठीक है। तो मैंने प्रत्येक 3 जोड़ा में आपके पास 3 जोड़ा मैंने प्रत्येक 3-3 का एक जोड़ा में एक संख्या बाहर निकालना है, ठीक है। आपको आई होप की चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो ये जो 2 बटा आपके पास जो यहाँ पे 3 दिख रहा है, यही आपके पास फाइनल आंसर होकर आ गया है, वो जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा यहाँ पे 100 का पावर में 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा? 1 होगा। डी ऑप्शन कट हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर में अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, चाहे 100 ही क्यों ना हो, चाहे 1 लाख ही क्यों ना हो, चाहे -2 ही क्यों ना हो, उसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेगा कि एक्स वाई एक संख्या है, इसके लिए कौन सा कथन सत्य है? आपके पास एक्स और वाई लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग आराम से एक्स गुणा वाई लिख सकते हो। तो एक्स गुना वाई जो कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है, इसमें से आपके पास कहीं भी आपके पास यहाँ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो ऑप्शन था वो कट गया है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में आप लोग लिख लीजिएगा, जो होगा आपके पास एक्स गुना वाई, ठीक, और ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये आपके पास ये 1 नंबर का ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स वाई का मतलब एक्स प्लस वाई नहीं होता, ये अलग चीज़ है और ये दोनों अलग चीज़ है, जमीन आसमान का फर्क है। और ये तो हो ही नहीं सकता बीच में प्लस, यहाँ भी बीच में प्लस है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मिसिंग है, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे। तो जो कि डी नंबर था आपके पास एक्स गुना ये वाई था, ठीक है, तो यही आपके पास करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है ऑप्शन यही था, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन मैंने गलती से यहाँ पे लाना भूल गया, तो यही आपके पास ऑप्शन था जो कि डी नंबर का मैंने लिख दिया, यही आपके पास सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगा कि 3x तथा 6x² के लिए सही कथन चुने, यानी कि आपके पास 3x दिया हुआ है, कितना दिया आपके पास? 3x दिया हुआ है, और आपके पास है 6x² के लिए सही कथन क्या है? दोनों समान पद है। दोनों समान पद है? नहीं भाई साहब, देख लो यहाँ x और x² दोनों में बहुत अंतर है, तो ये समान पद तो नहीं सकता। दोनों असमान पद है, हाँ ये तो बात सही है भाई साहब, समान नहीं हो सकता तो एक ही बात है, असमान होगा। अच्छा नेक्स्ट भी तो चेक कर लेते हैं। दोनों बहुपद है, गलत बात है, देख सकते हो दोनों बहुपद नहीं है। दोनों अचर है, गलत बात है। दोनों ही आपका कांस्टेंट नहीं है, देख लो, क्योंकि x का वैल्यू समय समय पर बदलता रहेगा। यहाँ पे चर भी है आपके पास, ठीक है, वेरिएबल भी है, तो इसलिए सिर्फ आपका बी नंबर का ऑप्शन होगा, दोनों असमान पद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है यहाँ पे x का पावर में 4 माइनस का 16 का गुणनखंड होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए भाई साहब, आपको एक फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ x का पावर 4 को मैंने x का पावर 2 और उसके पावर में 2 लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, अगर a का पावर में n है और इसके भी पावर में m है, तो आप लोग इसको a का पावर में m इंटू का m लिख सकते हो। जी हाँ, एकदम लिख सकते हो। तो यहाँ पे देख लो, आपके पास यहाँ पे a का पावर में n और उसके पावर में m है, यानी कि यहाँ पे जो पावर में है वो 2 है और उसके पावर में 2 है, तो दोनों जिस प्रकार से इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, गुणाम हो जाएगा, तो वापस ये आपका 4 बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से 2 का पावर मैंने x का पावर में 2 और उसके पावर में 2 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो इतना दूर तो क्लियर हो गया आपके पास। अब यहाँ पे -16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, जी हाँ, क्योंकि 4 का स्क्वायर ही 16 होता है। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है, बोलेगे सर यहाँ तक मुझे कोई भी कठिनाई नहीं है। अच्छा ठीक है, अब आपने यहाँ पे और एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a प्लस बी इंटू का a माइनस बी होता है, ठीक है, इंटू का आपके पास होता है a माइनस बी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये x स्क्वायर को आप लोग a मान लो, क्या मान लो, a मान लो, और ये 4 को आप लोग b मान लो, तो देख सकते हो यहाँ पे a का स्क्वायर हो गया है और b का स्क्वायर लगे, यानी कि फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो डायरेक्टली मैं लगा देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनकर आ गया, बन जाएगा a प्लस बी, ए की आपके पास एक्स स्क्वायर यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर जो कि a हो गया, प्लस b जो कि आपके पास 4 है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस b, और फिर हो जाएगा a माइनस बी यानी हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बनकर आ गया है। अब यहाँ से एक काम करो आप लोग, वापस ये आपके पास x का स्क्वायर प्लस का 4 रहने दो, लेकिन यहाँ पे देख लो
आप लोग यहाँ एक्स के स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस का 4 को क्या आप लोग वापस 2 का पावर 2 लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो। 2 का पावर 2 आपके पास अगेन 4 ही होता है, तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। अब अगेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यही आपके पास ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे ए को आप लोग एक्स को आप लोग ए मान लो और ये 2 को आप लोग बी मान लो, तो यहाँ से आपके पास आराम से वही वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। तो आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये जैसा का तैसा उतर गया। ये आपके पास वही बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्या एक्स है और बी क्या 2 है, तो हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस 2, फिर हो गया आपके पास एक्स माइनस 2। अब आपको फाइनल आंसर आपको दिख रहा होगा, या फिर मेरे वर्ड में बोलो तो सूझ रहा होगा, जो कि आपके पास ऑप्शन में कितना है आपके पास जी, बताओ मुझे जल्दी से। जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ये आपके पास सी नंबर में चमक रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना है। मैं बहुत ही धीरे धीरे हौले हौले बता रहा हूँ, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा भी बनता है, पर वैसा भी इन्फॉर्मेटिव बनता है, बहुत ही सिंपल बनता है, इसलिए आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। आपके पास एक इक्वेशन दिया है का हल होगा। एक्स का वैल्यू पूछा है, बहुत ईजी है। 2x को रहने दो, 3 को उधर भेज हो जाएगा 5 माइनस का 3। आप देख लो यहाँ पे 2x का 2x हो गया, बराबर में ये जगह घटेगा तो जाहिर सी बात है 2 बचेगा। अब जब 2 बच गया तो ये 2 इधर देखो एक्स के साथ गुणा भी इधर के भागा में हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर में हो जाएगा 2 भागा 2, ये कट गया तो 1 आ गया, यानी कि एक्स का वैल्यू आपके पास 1 निकल कर आ गया, जो कि आपके पास ऑप्शन में कितना में है भाई साहब, ऑप्शन नंबर बताओ, ए नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है यहाँ पे x माइनस 5 और आपके पास लिखा हुआ है कि x माइनस 5 के लिए कौन सा विकल्प सही है। भाई साहब आप फटाक से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिएगा। देख लो यहाँ दोनों जगह पे माइनस है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक प्रॉपर्टी होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, अगर आपको पता होगा तो ठीक है। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, समझो। यहाँ पे बीच में गुणा है ना, तो इस प्रकार का जब भी हो तो आप लोग गुणा किया जाता है। देखो सबसे पहले x को x के साथ गुणा करना पड़ेगा, फिर x को 5 के साथ गुणा करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले x के साथ गुणा करोगे तो हो गया एक्स स्क्वायर। अब ये x को फिर 5 के साथ, लेकिन 5 नहीं है -5 है, तो -5 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास -5x हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो अब इस 5 को आपको सबसे पहले x के साथ गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा -5x हो जाएगा, तो -5x हो गया। और उसके बाद फिर ये 5 को किसे गुना करना पड़ेगा, इस 5 के साथ गुना करना पड़ेगा। और ये देखो माइनस माइनस है, -5 है, इधर में -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और 5 का 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 गुणे 5 25 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया, पर अभी आंसर नहीं हुआ है, थोड़ा ठंड रखो। क्यों देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, और ये देख लो ये सेम प्रॉपर्टी है इसमें, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, और दोनों का दोनों -5 है, तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा और प्लस का 25 हो जाएगा। अब आपको कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है भाई साहब, देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में आपके पास दिख रहा होगा। आपके पास यही जो ऑप्शन हो जाएगा, ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 28x सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे है 28x स्क्वायर y, इसको आपको डिवाइड करना है किसके साथ 7xy के। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 28x स्क्वायर को मैं x इंटू का x लिख सकता हूँ। रुको थोड़ा अच्छा से लिखता ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। 28 इंटू का मैं x इंटू का मैं x लिख सकता हूँ, और y को मैं इंटू का y लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। अपॉन में इसमें 7xy को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू का x इंटू का y, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक चीज़ नजर आ रहा होगा, ये y से y गॉन, ये x से x गया, ये 8 से 7 से जाएगा 7 चौक 28, यानी कि 7 चौक 28 हो गया। तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 4x बचा हुआ है। क्या बचा आपके पास फाइनली, सिर्फ 4x बचा होगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। कितना में दिख रहा है भाई साहब, देख सकते हो 4x, जो कि आपके पास ए नंबर का ऑप्शन में चमक रहा होगा, ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ और एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, मैं जो भी लिख रहा हूँ इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं देना। मैं जो भी लिख रहा हूँ आपको हुबहू उसी तरह देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाएगा। हम लोग वहाँ पे पीडीएफ भेज देते हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, जो कि आपके पास लिखा हुआ है, एक राशि, ये बेसिकली आपके पास जो आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसका फॉर्मूला पर बेस्ड है, जो कि मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में। ए बराबर में p इंटू का 1 प्लस का r/100, ठीक है, इंटू का यहाँ पे n पूछा। ये n का वैल्यू क्या होता है, माने n मतलब क्या होता है, तो n माने समय होता है। यहाँ पे बहुत को n की जगह पे t भी लिख देता है, ठीक है। तो n का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समय होता है, जो कि आपका ऑप्शन में दिख रहा होगा। कितना नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है भाई साहब, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पे n का मान क्या होगा, यहाँ पे n का मतलब यहाँ पे समय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपके पास क्वेश्चन है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा लेती है। मैंने समझो, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ समझाना चाहूँगा आपको। मान लो कोई एक कार है, उसको ए से बी तक जाना है, ठीक है। कितना तक, कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से बी तक जाना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट को ए पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बी, मैंने ए से बी तक उसको दूरी तय करना। मान लो यहाँ पे कोई एक कार है, ठीक है,
यहाँ पे आपके पास कोई एक कार है, वो इस प्रकार से चल रहा है, उसको ए से बी तक जाना है और उसका चाल कितना है देख सकते हो यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ये कार जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है, ठीक है, तब उस टाइम पे क्या हो रहा है कि इसको ए से बी में पहुंचने में टोटल जो समय लग रहा है वो 3 आवर का लग रहा है, यानी कि 3 घंटा लग रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे क्या है क्वेश्चन, थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा। लिखा हुआ है कि यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी अब क्या है कि ये जो आपके पास कार है, वही कार, सेम कार है, वो ए से चलना प्रारंभ करते, लेकिन बस अंतर इतना है कि अब वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं, अब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो उसको अगेन ए से बी तक, क्योंकि दूरी जो है वो समान है, ए से बी तक पहुंचने में उसे कितना घंटा का समय लगेगा वो आपको पूछा है, या फिर बोलो कितना समय लगेगा उसको पूछा है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन को आप लोग तुक्का मार के आराम से बना सकते हो। पूछो कैसे? देखो भाई साहब, ये कार पहले जब 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तब 3 घंटा लगा था, अब ये उससे स्पीड चल रही है, यानी 60 किलोमीटर पर आवर घंटे चल रही है, तब जाहिर सी बात है कि अब 3 घंटा से कम लेगा। अब 3 घंटा से कम तो कितना कम लगेगा? तो या तो भाई साहब देखो यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है ये तो पहले खत्म हो गया, क्योंकि 3 घंटा तो लग नहीं सकता। 3 घंटा तो तब लगता है जब वो 40 किलोमीटर पर स्पीड चलता है, लेकिन अब तो ये स्पीड चल रहा है, अब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्स्ट्रा स्पीड से चल रहा है, यानी कि ये अभी 60 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा है, तब तो 3 घंटा तो होगा नहीं, इससे कम ही लगेगा। ठीक है, अच्छा सी नंबर 2 मिनट, 2 मिनट में ये पहुंच जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 मिनट बहुत कम समय होता है। ठीक है, 3 मिनट में भी नहीं होगा, बचा सिर्फ 1 नंबर का ऑप्शन 2 आवर करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप लोग तुक्का मार सकते थे, वरना देखो मैं कैसे बनाता हूँ आपको। देखो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आपके पास होता है चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा दूरी बटा समय, होता है ना, दूरी बटा समय। तो यहां से क्या करो आप लोग, दूरी का फॉर्मूला निकालो। क्या करो, यहां से दूरी का फॉर्मूला निकालो तो हो जाएगा दूरी बराबर में आपके पास हो जाएगा चाल, देखो समय इधर गुना में आ जाएगा तो हो जाएगा चाल गुना समय हो जाएगा। ठीक है, आप समझो एक चीज, ये आपके पास जब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा था तब वो 3 घंटा पहुंच रहा था, इसको आप लोग केस 1 मान लो। क्या करो, इसको आप लोग केस 1 मान लो। क्या मान लो? इसको केस 1 मान लो, जब वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। इसको आप लोग केस 2 मान लो। ठीक है, केस 2 मान लो। तो केस 2 में क्या, जब वो 60 किलोमीटर पर आवर से चले तब, तो केस 1 के लिए जो दूरी होगा वो भी समान होगा कि नहीं, क्योंकि उसको भी सेम जगह पहुंचना है, इसे भी पहुंचना है। और केस 2 के लिए जब वो 60 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं उसके लिए भी वो दूरी समान है, उसको ए से बी ही में जाना है। तो केस 1 के लिए जो दूरी होगा वो सेम ही होगा, जाहिर सी बात है। तो मैं दूरी को दूरी लिख रहा हूँ, लेकिन चाल यहाँ पे क्या है, अलग है, जो कि आपके पास 40 है केस 1 के लिए। ठीक है, और समय कितना है, 3 घंटा का है। पर अब अगर मैं केस 2 की बात करूँ, केस 2 की मैं बात करूं तो केस 2 के लिए, इस केस के लिए भी दूरी समान है, क्योंकि उसको ए से बी में ही जाना है। परंतु इसमें जो चाल है, चाल के आपके पास 60 किलोमीटर है, पर आपके पास समय कितना है, तो समय आपके पास पता नहीं, तो चलो समय ही निकालें, तो टी लिखा। मैंने क्या बस ये जो दूरी बटा समय, दूरी का जो फॉर्मूला है, दूरी बराबर में चाल गुने समय, मैंने बस वही यहाँ पे पुट कर दिया, चाल गुने समय को, बस और कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, तो बस अब आपको पता, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि यहाँ भी आपके पास दूरी है, ये वाला चीज समान है। मैंने आपके पास दोनों ही इक्वेशन का देख सकते हो, ये दूरी समान है, मैंने इधर आपके पास ये बराबर की साइड वाला चीजें समान है, तो जाहिर सी बात है इस साइड वाला समान है तो बराबर की उस साइड भी तो समान होगा ना। अगर आपका बराबर के लेफ्ट हैंड साइड अगर सब समान है तो राइट हैंड साइड भी तो समान होगा, यानी कि जाहिर सी बात है कि ये वाला 60 गुना टी और ये जो आपके पास 40 गुना 30 होगा, ये बराबर ही होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सबसे पहले मैं सेलेक्ट करके इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि जो आपके पास यहाँ पे 60 गुना टी होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर होगा, तो ये जो आपके पास 60 गुना टी यही है समीकरण नंबर 2, यानी कि आपके पास 40 गुना 30 के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ से आप लोग टी का वैल्यू निकाल लो, तो टी बराबर क्या होगा, 60 उधर भागा में आ जाएगा, हो जाएगा 40 गुना में 3 भागा में 60 हो जाएगा। तो देख सकते हो 3 1 3, 3 दूना 6 20 हो गया, 20 दूना 40 हो गया, यानी कि जो आपके पास निकल कर आ गया समय, वो कितना निकल कर आ गया, 2 आवर निकल कर आ गया। देखिएगा घंटा में निकला, क्योंकि जो जितना भी आपके पास दिया हुआ है वो किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास किलोमीटर और आवर में दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ, घंटा में दिया हुआ है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो टी घंटा में आएगा। तो 2 घंटा आपके पास सही हो गया, 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि दिए गए रफ आकृति के माप के अनुसार एक विद्यार्थी त्रिभुज बनाने की कोशिश करता है, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो भाई साहब आपको बताना है कि इस त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सत्य है।
तो सीधा सीधी छोड़ो, उतना मैं घुमाने वाला हूँ नहीं। आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज जैसे कि ये ए बी सी है, अगर आप लोग कोई सा भी एक भुजा पकड़ लो, चलो मैंने ए बी को पकड़ लिया, तो ए बी जो होगा आपका, ये जो बाकी दो भुजा बचा आपके पास, ये जो ए सी बचा और जो बी सी बचा, इन दोनों के योग से छोटा ही होगा, समझे ना। मैंने मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो आपके पास ए बी होगा, ये जो आपके पास ए बी जिसको हम लोगों ने पकड़ा हुआ ये वाला, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, किससे, ये बाकी दो भुजाओं के योग से, यानी कि ए सी प्लस का बी सी का, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप लोग ए सी को पकड़ो तो ए सी हमेशा छोटा होगा जो आपके पास ए बी है और किससे, ए बी और बी सी से, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप लोग मान लो बी सी को पकड़ो तो बी सी हमेशा छोटा होगा आपके पास ए बी और किससे, आपके पास ए सी से। यानी कि कोई भी अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का जो एक भुजा है वो बाकी दो भुजाओं के योग से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, सिंपली आपको सीधे सीधी सूझ रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ए बी का वैल्यू कितना है, 3 है, और आपके पास ए सी का वैल्यू 4 है, ठीक है। अगर आप लोग ए बी और ए सी को देखो तो इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इन दोनों भुजा का योग 7 है, यानी कि जो बाकी जो ये सिर्फ बी सी बचा हुआ है, ये बी सी जो होगा ये छोटा होना चाहिए था 7 से, क्योंकि ये जो भुजा है बी सी, अब तुमको पता है जो बी सी होगा वो ए बी प्लस ए सी का योग से छोटा होना चाहिए था। लेकिन भाई साहब देख सकते हो ये क्या है, बड़ा है, क्योंकि इसका वैल्यू 8 और उन दोनों का योग 7 आ रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये त्रिभुज बन ही नहीं सकता। त्रिभुज तभी बनेगा जब कोई एक भुजा बाकी दो भुजा के योग से छोटा हो, तभी प्रत्येक भुजा के लिए लागू होना चाहिए, ठीक है। तो भाई साहब ये तो आपके पास सीधा सीधी बात है, त्रिभुज नहीं बनेगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। लिखा कि एक वर्गाकार मैदान में चित्रानुसार वृत्ताकार क्षेत्र बना है, ठीक है। मान लो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देख सकते हो, ये एक आपके पास एक वर्गाकार खेत है यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक आपका क्या बना हुआ है, यहाँ पे एक आपके पास देख सकते हो, यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है, एक वृत्ताकार खेत बोला, फिर जो बोलो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके जिसकी त्रिज्या जो है वो आर है, यानी कि ये जो आपके पास त्रिज्या है, इसका मिडिल पॉइंट से ये जो आपके पास वृत्त बना है, इसका त्रिज्या कितना है, आर है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो आपके पास भाग यहाँ पे छायांकित है, ये देख लो, ये चारों तरफ, ठीक है, ये वाला भाग, इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो आराम से निकल जाएगा भाई साहब। अगर आप लोग यहाँ पे समझो, अगर आप लोग इस वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकाल लो, अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, जो कि आपके पास क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। उसमें अगर आप लोग माइनस कर दो इस वृत्त का क्षेत्रफल को, ये जो वृत्त है आपका, इसका अगर क्षेत्रफल को माइनस कर दो, जो कि आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अगर माइनस कर दो तो आपके पास ये बाकी वाले छायांकित भाग आराम से निकल जाएगा। तो कर दो। देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा और एक चीज़ समझने का ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे टेक्निकल चीज़ है, अगर आप लोग ये समझ गए तो समझ लो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास इतनी दूरी आर दी हुई ना, यानी त्रिज्या आपके पास इतना दूर दिया हुआ है। यहाँ पे अगर इतना दूर अगर आर है तो अगर मैं टोटल इसको अगर ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का डबल होता है, यानी इस टोटल जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा वो कितना होगा, 2r होगा, ठीक है। और यही जो दूरी है आपका, यही कहीं ना कहीं अगर मैं इसको दिखा दूँ आपको, तो यही जो दूरी है वो कहीं ना कहीं आपका ये वाला दूरी, यानी कि भुजा का कहीं ना कहीं जो आपके पास यहाँ पे चतुर्भुज है, या फिर बोलो जो आपके पास यहाँ पे वर्ग है, इसका कहीं ना कहीं भुजा, देख लो, नहीं देख लो, ये कहीं ना कहीं ये वाला भुजा इसका, यानी कि भुजा के आपके पास यहाँ अगर मैं वर्ग की भुजा बोलूँ तो वर्ग की भुजा भी यहाँ 2r है, क्योंकि ये जो वृत्त का व्यास है वो कितना आपके पास 2r है। इसीलिए जो इसका जो आपके पास ये एक भुजा हो जाएगा वर्ग का, वो भी 2r होगा। और यदि एक भुजा 2r है तो वृत्त का बाकी सभी भुजा आपका 2r होगा, क्योंकि वृत्त की सभी भुजा बराबर होती है। तो भुजा का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 2r हो गया। तो भुजा स्क्वायर यानी कि 2r का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में कितना हो जाएगा, पाई का पाई, r का वैल्यू कितना लेना है, यहाँ पे r ही लेना है, r स्क्वायर। तो इसमें इसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो देख लो इसको जैसे आप लोग सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कि आपके पास ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है, थोड़ा आप लोग देखो चेक करो तो, हाँ ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि कितना दिख रहा है 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अगर मैं बता देता हूँ, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये जो आपके पास ये जो वृत्त है, मतलब ये जो वर्ग क्या बोलते हैं इसको, जो वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर हम लोगों ने इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई, आपके पास लंबाई जो दिया हुआ है एल दिया हुआ है, आपके पास लंबाई एल दिया हुआ है, चौड़ाई आपके पास बी दिया हुआ है और ऊंचाई एच दिया हुआ है। तो उसका आयतन क्या होगा भाई साहब, आप उसमें गुना कर दो, एल गुना बी गुना एच होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे
यहाँ पे कुछ आपको दिया हुआ है, जैसे कि ये तिल्ली विल्ली दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा आपको पता होगा। बेसिकली तिल्ली नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलान चिन्ह बोलते हैं। तो यह है क्या, ये एक मिलान चिन्ह, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किसी ग्राफ यानी कि आरेख में एक रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, यानी कि एक रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, तो रेखा का मूल बिंदु पर निर्देशांक क्या होगा। कभी भी मूल बिंदु की बात करें तो उसका निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है, उसमें x का भी वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर भी अगर आप लोग समझना चाहो तो देखो मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूँगा, देख लो यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, ये मैंने एक्सिस बना दिया, ठीक है। आपके पास यहाँ बीच बीच में मूल बिंदु है, निर्देशांक 0,0 होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एक लाइन इस प्रकार से होकर गुजर रहा है, तो ये जो जब ये जो मूल बिंदु से यहाँ होकर गुजर रहा है ये लाइन, तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो इस मूल बिंदु को जहाँ पे उसका निर्देशांक पूछा तो 0,0 ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यह है कि विद्यार्थी में से 50 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। 72% जो विद्यार्थी है वो 72% जो विद्यार्थी है वो गणित में रुचि रखते हैं, ठीक है। 72% विद्यार्थी जो होता है वो मैथ में रुचि रखते हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। तो भाई साहब इसको दिमाग खराब बिल्कुल ही नहीं करना, बहुत ही सीधा सीधी प्रश्न है। 50 विद्यार्थी दिया हुआ है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तब मतलब होता अगर पूछते कि कितने विद्यार्थी रुचि नहीं रखते गणित में, तब हम लोग को ये 50 जो विद्यार्थी दिया इसका काम अलग था। परंतु यहाँ पे सिर्फ प्रतिशत पूछा है तो कोई उतना दिमाग खराब करना नहीं है। तुमको पता है, आपको पता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ 100% होता है, ठीक है। तो उसमें से अगर 72% खपत हो गया तो बचा कितना जी, बचा आपके पास 28% ही ना बचा, 28% ही ना बचा आपके पास। तो ये 28% लोग ही मैथ पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाई साहब सीधा सीधी बात है कि आपके पास जो 28% जो बच्चे होंगे वो मैथ पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 72% पसंद करते तो बचा कितना परसेंट, 100 में से 28% है ना बचा, तो ये मैथ नहीं पसंद करेंगे, जो कि आपके पास सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर पूछता आपको कि कितने विद्यार्थी गणित पसंद नहीं करेंगे, तब आपको पता है कि आपके पास 28% जो है बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या करो आप लोग यहाँ पे जो 50 विद्यार्थी है 50 का क्या करो आप लोग 28% निकाल दो, जो वैल्यू आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते थे। चलिए लगा कि दी गई रेखा में x का मान निकालें। तो भाई साहब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद बना लोगे क्या। चलो मैं देख लो, मैं बच्चा वाला मेथड बताता हूँ। देखो ये आपके पास एक लाइन है ना, एक लाइन है ना, अरे ये लाइन नहीं है, ठीक है। देखो ये एक लाइन है ना, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ भी देख लो आपके पास एक लाइन बन रहा है ना, देख लो अगर मैं बताऊँ यहाँ पे एक लाइन बन रहा है ना, उसी प्रकार से देख लो यहाँ भी एक लाइन बन रहा है ना, जी हाँ लाइन बन रहा है। तो देखो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर यहाँ पे एक लाइन बन रहा है तो इस टोटल एंगल का मान कितना होगा 180 डिग्री। जहाँ में से आपको यहाँ से यहाँ तक का मान दे दिया, आपको कहाँ से कहाँ तक का मान दे दिया, आपको यहाँ से यहाँ तक का मान दे दिया गया, यहाँ से यहाँ तक का मान दे दिया गया 140 डिग्री। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा टोटल, अगर 180 डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक का मान टोटल 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से यहाँ 140 डिग्री, यहाँ कितना होगा 40 डिग्री ना होगा, यानी कि ये वाला एंगल का मान 40 डिग्री निकल कर आ गया। उसी प्रकार से यहाँ 120 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे 60 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, अब देखो भाई साहब ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री है आपके पास, ये वाला एंगल आपके पास अगर 60 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण का मान कितना हो गया 40 और 60 कितना हो गया आपके पास 100 डिग्री हो गया। 100 डिग्री जब वैल्यू निकल कर आ चुका है तो जाहिर सी बात ये वाला कोण कितना होगा 80 डिग्री न होगा, तभी ना मिला के आपके पास 180 डिग्री होगा सब मिला के। अब ये अगर 80 डिग्री तो ये वाला एंगल कितना होगा एक्स का वैल्यू, जाहिर सी बात है 100 डिग्री होगा, तभी ना ये वाला एक लाइन बनेगा टोटल 180 डिग्री होगा, तो 100 डिग्री आपके पास सही से निकल कर आ गया। वरना आप लोग डायरेक्ट काम करना 360 डिग्री में आप लोग क्या कीजिएगा 140 और 120 को घटा दीजिएगा, आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो भाई साहब जो दुनिया में कोई सा भी आप लोग चतुर्भुज बना लो, क्या करो दुनिया में कोई सा भी अगर आप लोग चतुर्भुज बना लो, चाहे वो ऐसा हो चाहे ऐसा हो, चाहे एकदम बढ़िया सा वर्ग टाइप का हो, ठीक है, अगर बढ़िया सा वर्ग टाइप का हो, किसी भी तरह का दुनिया में अगर चतुर्भुज अगर आप लोग बनाना चाहो और फिर बना लो, ठीक है। अगर आप लोग किसी भी तरह का अगर चतुर्भुज बनाओ तो उसमें सिर्फ आपके पास 2 ही विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं 2 ही विकर्ण होते हैं। जैसे इसका देखो एक यहाँ पे हो गया, एक 2 हो गया, ठीक है, इसका एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक यहाँ हो गया, इसका एक यहाँ हो गया, अब बाकी आपके पास एक यहाँ हो गया। उसी प्रकार से इसका भी आपके पास 2 ही होगा। तो दुनिया में कैसा भी चतुर्भुज हो उसके 2 विकर्ण होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर आपके पास 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। टोटल 20 प्रश्न थे। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो भाई साहब दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ लो और अच्छा खासा नंबर आ जाए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।